तो आपको ये तो पता है कि एक सेट से दूसरे सेट में ये अगर लिखा है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है समुच्चय, समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं सेट ए से बी में काढ़ते गुणन। कोई दिक्कत? अगर लिखा है आर डॉट ए से बी, इसका मतलब क्या है? सेट ए से सेट बी में क्या है? संबंध। और आपको यह भी पता है जो संबंध होते हैं वो सबसेट होते हैं किसके? ए क्रॉस बी के। ठीक। अब संबंध अगर हम देखें, अगर हमारे पास एक सेट ए है, 1 2 3, ठीक, इसमें अगर हम संबंध देखें, इसका हम ले रहे हैं संबंध, मान लीजिए 1 2 3 से। इसका मतलब क्या है कि आर हमने एक संबंध ले लिया इससे इसमें, तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि अगर हम ले रहे हैं आर संबंध ए से सेट के, तो इसे कहते हैं समुच्चय में संबंध। जब हमने समुच्चय में संबंध कह दिया, इसका मतलब समुच्चय का पहला वाला जो भाग है और समुच्चय का जो दूसरा भाग बी है सेट का, वो दोनों एक ही है। जब हम सेट में ए में संबंध कहेंगे, इसका मतलब ए से ए में संबंध कैसे निकलेगा? 1, 1, 3, 2, 2, 3, 2। अगर हम घातीय गुणन निकालते ए और ए का, तो क्या आता है? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 2। ये बात समझ में? कार्तीय गुणन में हम हर अवयव का हर अवयव से संबंध लेते हैं, लेकिन जब हम रिलेशन निकालते हैं, नीचे लिखना चाहिए था कादी मुझे, अगर हम इसमें रिलेशन निकाल रहे हैं तो रिलेशन में इसका सबसेट हो, यानी इसके कुछ अवयवों को लेकर बनाया जाएगा। इसे कुछ अवयवों को लेकर क्या बना दिया हमने? रिलेशन। ठीक। अब रिलेशन में भी अगर मैं परिभाषित कर दूं, इसमें एक चीज देखो आप, ये 1 2 3, 1 2 3, ये वाला जो रिलेशन है, इसको अगर चित्र के रूप में दिखाएं तो ये भी ए है और ये भी ए है, तो एक ए कितना लिखा है? 1, 2। इसका मतलब है ये 1 किससे संबंधित है? यानी अगर मैं कहूं कि 1, 2 बिलोंग टू आर, तो इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि एक संबंधित है किससे? 2 से। ठीक। और एक किससे संबंधित है? 1 से। और 3 किससे संबंधित है? 2 से। और अगर मैं ये वाला बनाऊं, ये तो एक पहले 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, फिर 2 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा। बात समझा गई? इसमें अगर हम इस तरह की बात करें, यहां पर एक नया वर्ड आ जाता है, मैपिंग। ठीक। और यहीं पर इसको हम कह देते हैं फंक्शन या फलन। अब इन सबसे फलन कैसे अलग है, फंक्शन कैसे अलग है, वो आपको समझ। तो यहाँ तो सारे आ गए संबंध, हर अवयव का हर अवयव से संबंध, लेकिन जब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो एक का 2 से संबंध है और एक का 1 से। ये फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं एक आर डैश ले लेता हूँ संबंध, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 4 और 3, 2, 1 हो गया, 2, 3, ये भी हटा। इस तरह का मेरा एक संबंध है। इसमें मैं देख रहा हूं कि एक अवयव का एक ही अवयव से संबंध है। एक का अगर 2 से संबंध है तो एक का फिर 1 से संबंध नहीं है। 2 का 1 से संबंध है तो 2 का किसी और से संबंध नहीं है। 3 का 2 से संबंध है तो 3 का किसी और से संबंध नहीं है। ऐसे ही जो रिलेशन है वो कहलाते हैं फंक्शन। यानी फंक्शन वो संबंध है जिसमें एक अवयव का एक ही अवयव से संबंध होता है, एक से अधिक अवयवों से संबंध नहीं। ये अलग बात है कि 2 अवयवों का 1 और 3, इनका संबंध देखिए 2 से हो रहा है। एक का भी 2 से संबंध है और 3 का भी 2 से। 2 अवयवों का तो
किसी एक अवयव से संबंध हो सकता है, लेकिन एक अवयव का दो अवयवों से संबंध नहीं हो सकता। ये वाली बात दिमाग में आ गई। और हर अवयव का किसी न किसी अवयव से संबंध होगा निश्चित, यानी ऐसा नहीं होगा कि जैसे यहाँ दो खाली छूट गए तो ये फंक्शन नहीं। समझ में आ गई बात? दो का भी किसी न किसी से संबंध अगर है तो फिर ये फंक्शन बनेगा। ये है फंक्शन की परिभाषा। ठीक है, कोई भी अवयव खाली नहीं होगा और हर अवयव का किसी न किसी अवयव से संबंध होगा, नंबर 2 बात। और तीसरी बात क्या आ गई कि एक अवयव का किसी एक अवयव से ही संबंध होगा। अब आप इसे चाहे किताब में, कॉपी में कितनी बार भी किसी भी तरीके से लिख लो, आप बार बार भूलोगे। आपके दिमाग में सिंपल कंसेप्ट होना चाहिए कि भैया जो पहला वाला है वो खाली नहीं होगा, एक बात हो गई। उसका हर अवयव का किसी न किसी संबंध होगा। अगर एक भी अवयव खाली है तो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? और दूसरी बात, एक अवयव का किसी एक अवयव से ही संबंध होगा। ये कक्षा 9 में ही आप पढ़ चुके हो, दोबारा मैंने बता दिया, दिमाग में रख लेना। अब आगे बात मैपिंग, यानी एफ समुच्चय ए से, समुच्चय की हिंदी इंग्लिश लिख दी मैंने, सेट बी में एक फलन है। तो इसको लिखने का तरीका होता है कि एफ एक फलन है, कहाँ? ए से बी। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। दिमाग पे लोड मत लेना ज़्यादा, जिसने लोड लिया वही नहीं समझ पाएगा। बस जो बात है उसको समझते चलो। फंक्शन को मैपिंग कहते हैं, बात क्लियर हो गई। और अगर ए से बी में हमने कोई फंक्शन लिया है तो पहला वाला ए होगा, बाद वाला बी होगा। और ये फलन क्या होगा? ये सबसेट होगा किसका? रिलेशन का। रिलेशन किसका सबसेट है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो अवयव आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? किरमित युग्म आ रहे हैं। तो इस फलन में भी कैसे अवयव आएंगे? किरमित युग्म आएगा। एक एक्स होगा और एक वाई। तो आप इक्वेशन के अलावा पढ़ते क्या हो पूरी फिजिक्स में, पूरी मैथ में? इक्वेशन ही तो पढ़ते हो। वाई बराबर ये, वाई बराबर साइन एक्स, वाई बराबर वेव फंक्शन तुमने पढ़ा होगा, ए साइन ओमेगा टी पढ़ा है, अध्यारोपण वगैरह सब पढ़ा होगा, पूरी फिजिक्स पढ़ी होगी। उसमें बराबर का निशान होता है, कुछ इधर लिखा होता है, कुछ इधर लिखा होता है। एक वेरिएबल होता है, उसके मान किसी दूसरे वेरिएबल के पदों में होता है। एक एक्स होता है और एक वाई होता है, ये तो होता है। तो पूरी फंक्शन आपकी जो है वो एक्स वाई पे चलेगी। और एक्स वाई आपने पढ़ रखा है। कोई बिंदु अगर है तो वो कितना होता है? एक्स कॉमा वाई होता है। ये जो वाई है, अब ये जो एफ लिखा है, ठीक, ये एक्चुअली एफ की जगह हम इसे क्या कहते हैं? एफ एक्स। ब्रैकेट में क्या लिख दिया? एक्स। भाई फलन है, किसका फलन है? एक्स का है, वाई का है, जेड का है। आपने बहुपद पढ़ा होगा, बहुपद में मान पढ़ा होगा, पी एक्स बराबर बहुपद के शून्य सब पढ़े थे, द्विघात बहुपद। तो वो एक्स में तो होता था पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो वो भी तो एक फलन था, वो एक्स में फलन था। ठीक, उसमें एक एक्स होता था और एक पी एक्स होता था। एक्स को एक्स एक्स पर डालते थे और जब मान लगाते थे तो ऊपर की तरफ वाई एक्स पर निकल के आता था। अरे इतना समझ में आ रहा है कि जब एक्स का मान कहीं डालेंगे, वाई बराबर 3x प्लस 2 में अगर एक्स का मान डालोगे, मान लो एक्स का मान 1 डाला, 3 गुणा 1 प्लस 2 तो कितना आ गया? 5। वाई बराबर 5 आया, यानी एक्स बराबर जब 1 लिया तो वाई बराबर कितना है? 5। तो ये एक आपने कौन से एक्स पे लिया? एक्स एक्स पे। मान कौन से एक्स पे मिला? वाई पे। तभी तो हम यहाँ गए, 1 इधर चले और 5 ऊपर चले, तभी तो बिंदु मिला हमें 1,5। और ये जो वाई है, इस वाई को ही हम कहते हैं एफ, यानी फंक्शन ऑफ एक्स। ये बात दिमाग में रखना। एफ एक्स हमेशा किसके बराबर होता है? वाई के, यानी फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक, अगर मैं अब कहूं कि एफ एक्स इज मैपिंग कर दो या फंक्शन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड एज एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस। ठीक, कैसे दिखाएंगे इसको? क्योंकि एफ एक्स एक फंक्शन है, कहाँ? ए से बी, सच दैट एफ एक्स कितना है? 3x स्क्वायर प्लस। अब ए को अगर मैंने बता दिया आपको कि ए का मान होगा 1 2 3, ठीक, तो फंक्शन में वैल्यू डालो। f1 कितना आ गया? 1 का वर्ग 1 प्लस 3 कितना हो गया? 4। f2 4 दिया 12 और 1 13। f3
9 3 27 और 1 20। ठीक, तो b जो होगा वो भी ऐसा होगा जिसके अंदर 4 13 और 28 के अलावा और भी संख्याएं हो सकती हैं। कितनी हो सकती? ठीक, अगर मैं इसे चित्र के रूप में दिखाऊं आपको, अभी 12th पे बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी मैं फंक्शन पे बात कर रहा हूं। पहले तो फंक्शन से बच्चा निपट ले, ठीक है, उसके बाद ही आगे समझ पाता है। फंक्शन से निपटना बड़ा मुश्किल है इसमें। तो इसको ऐसा दिखाया जाएगा, ए कितना था, 1 2 3, बी कितना है, 4 है, 8 है, 5 है, 13 है, 28। ठीक, ए से बी में जो फंक्शन है वो ऐसे दिखाया जाता है कि ए से बी में कौन है, फंक्शन एफ एक्स। ऊपर दिखाएंगे इसको तो ऐसे लिखेंगे, एफ एक फंक्शन है कहाँ, ए से बी में। ये ए वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, ये एक कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं। ये जो संख्या रेखा पे हमने पढ़ी थी, ध्यान है, 0 1 2 3, ये -1 -2, ये 1 2 3 अगर है तो उसे हम क्या कहते थे, n। अगर हमारे पास 0 1 2 3 है तो उसे क्या कहते थे, होल नंबर। अगर हमारे पास इंटीजर है तो क्या कहते थे, 0 1 2 और भी बहुत कुछ होगा, -1 -2 इंटीजर। और अगर हमारे पास रैशनल नंबर होते तो कहते थे ये तो p बटे q की फॉर्म है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, जहाँ p और q इंटीजर। कॉम्प्लेक्स नंबर 11वीं क्लास में पढ़े आपने, ठीक। रैशनल नंबर दोनों को मिलाकर बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। उन वास्तविक संख्याओं को भी r से ही लिखते हैं। r का मतलब है सेट ऑफ रियल नंबर, और सेट ऑफ रियल नंबर का मतलब है माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक सब। इसमें ओपन इंटरवल का सबसे ज़्यादा यूज होता है, ओपन और क्लोज इंटरवल। याद है कुछ, छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी संख्या, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारी संख्याएं, इसमें माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी किसी के बराबर नहीं है। ठीक, ये कक्षा 11 में मैंने बहुत विस्तार से समझाया था, सब यहाँ आ जाएगा अभी थोड़ी देर। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे एक की इमेज क्या बन रही है, या एक जब डालते हैं तो मान कितना आ रहा है, 4। जब 2 वैल्यू डाली तो कितना आया, 13। और जब 3 वैल्यू डाली तो कितना आया, 28। तो इस तरह से अगर मैं कहूँ f1 बराबर कितना है, ठीक है, जब fx कितना है, 3x² + 1। इसमें हमने 1 डाला तो मान कितना है, 4। इसका जो समझने का तरीका है वो है, इमेज ऑफ 1 इज 4 अंडर fx, या अंडर मैपिंग, या इसे फंक्शन भी कहते हैं। एक तरह से ये वैल्यू है और ये क्या है, इमेज। एक की इमेज कितनी है, 4, 2 की कितनी है, 13, 3 की कितनी है। तो जो पहले वाले होते हैं इन्हें कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं इन्हें, डोमेन। डोमेन का मतलब होता है, याद आ जाओ। जो बाद वाले होते हैं इसे कहते हैं कोडोमेन, सह प्रांत। ठीक, तो इस फलन fx की प्रांत बताओ कितनी होगी, 1 2 fx की सह प्रांत कितनी है, 4 5 8 13 28। fx की परिसर, परिसर को अंग्रेजी में कहते हैं रेंज। इसकी रेंज होगी 4 13 और 28। सारी बातें ही छुपी होगी, ठीक है। इसकी इमेज, जो एंट्रीज हैं, जो वैल्यूज हैं, वो x है, जो x अक्ष पर आती हैं। इसका मतलब अगर हम एक x और y अक्ष पर कोई चीज़ देख रहे हैं तो किसी बिंदु के निशान जो x y होते हैं वो एक्चुअली x, fx, क्योंकि आपने वैल्यू डाली 1 और कितनी निकल जाएगी, 4। 1, 4 तो fx की वैल्यू थी। इसका मतलब अगर ग्राफ में कोई बिंदु है और यहाँ से हम लंब डालेंगे तो ये दूरी x होती है और ये क्या होती है, जो ऊंचाई होती है
हॉरिजॉन्टल एक्स, वर्टिकल एफ। तो फंक्शन को आप ऐसा समझो कि जिस चीज़ का फंक्शन है वो वैल्यू एक्स एक्स पे चलती है और फंक्शन की वैल्यू क्या चलती है, वाई एक्स पे चलती है। तभी तो आगे बढ़ते हुए जब टेढ़ा मेढ़ा होता है तभी तो ग्राफ ऊपर नीचे चलता है, ऐसे ऐसे करके। वक्र का आप जो अध्ययन करते हो, किसी बिंदु की स्थिति का, किसी बिंदु की गति का, सब जो अध्ययन करते हो वो सारा अध्ययन होता कहाँ से, एक्स और एफ एक्स से तो हो रहा है। और अगर वो प्रांत में है, प्रांत का मतलब वैल्यू ले रहा है, फंक्शन की प्रांत जब तक है तब तक वो फंक्शन मूव कर रहा है, जहाँ प्रांत उसकी खत्म हुई वहाँ फंक्शन नीचे गिर गया, मतलब खत्म हो गया, वैल्यू है ही नहीं वहाँ पर। बहुत विस्तार से कभी बाद में बात करेंगे, अभी तो आप मोटी मोटी बातें। फंक्शन समझ में आ गया, पूरा प्रांत समझ में आ गया, सहप्रांत समझ में आ गया, परिसर समझ में आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। ये तो समझाया था मैंने क्या बताना है, ये बताते हैं। अब बता लेना जितना बता रहे। अब आएंगे टाइप ऑफ फंक्शन। या मैपिंग। सबसे पहला वन वन फंक्शन, जैसे स्वतुल्य, सममित और संक्रामक में बोलते हुए जीव इधर उधर होती है, वैसे ही इनके हिंदी नामों में ऐसे ही होगा, ठीक है। वन वन फंक्शन, इसे कहते हैं एक एक फलन। ठीक, वन वन फंक्शन का मैं चित्र बना देता हूँ, आपको चित्र से तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर ये ए है, ये बी है, ए से बी में कोई फंक्शन है, एफ खाली समझाने के लिए बात है, ये ए बी सी वैल्यू है, ये 1 2 3 4 वैल्यू है, तो ए का मान 1, बी का मान 2 और सी का मान 3। वन वन फंक्शन का मतलब है कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, दो एलिमेंटों की एक इमेज नहीं बन रही है। कैसा फंक्शन हो गया ये, वन वन फंक्शन। ठीक, अब इसको अगर गणित में सिद्ध करेंगे, मैथमेटिक्स में अगर हम जाएं, प्रूफ में जाएं, क्वेश्चन आएंगे, भाई वहाँ तो चित्र बना के थोड़ी दिखाया जाएगा, वहाँ तो वो कह देगा कि एक फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। अब नेचुरल नंबर भी अरबों खरबों होते हैं, ठीक है, तो प्रांत भी अरबों खरबों हो गई और परिसर भी अरबों खरबों हो गया, ठीक है, और है 3 घंटे, है ना, तो संभव ही नहीं है कुछ। तो मैथमेटिक्स कैसे ऑपरेट करेगी, मैथमेटिक्स ऑपरेट करेगी प्रूव करने के लिए, अगर आप लेके चलते हो एफ ए बराबर एफ बी, मतलब कोई फलन दे दिया, आपने एफ ए निकाला, एक्स की जगह ए रख दिया, एफ बी निकाला, एक्स की जगह बी रख दिया, दोनों को बराबर ले लिया और थोड़ी देर उसे हल करते रहे, और उसके बाद आपको मिल गया ए बराबर बी। देन एफ एक्स इज वन वन फंक्शन। आपका इंटर का कोर्स इतना ही वन वन फंक्शन के बारे में, या आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। फंक्शन दिया, एफ ए बराबर एफ बी लिया, ए बराबर बी आ गया, हो गया। मान लीजिए हमने क्वेश्चन दे दिया, जांच कीजिए एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 3 एक एक फलन है या नहीं। कैसे करेंगे जांच, एफ ए कितना हुआ, ए प्लस 3, एफ बी कितना हुआ, बी प्लस 3, आप लेके चलेंगे एफ ए बराबर एफ बी, तो एफ ए का मान कितना है, ए प्लस 3, एफ बी का मान कितना है, बी प्लस 3, ए किसके बराबर आ गया, बी के, ठीक है। यानी आप लेके चले थे एफ ए बराबर एफ बी, मिल के गया ए बराबर बी। यहाँ से क्या पता लगा कि एफ एक्स इज वन वन फंक्शन, ठीक है। अब ये तो बहुत आसान वाला एग्जाम्पल लिया है, इसी को वो मुश्किल कर देगा कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप एफ ए बराबर साइन ए प्लस ए स्क्वायर लोगे, उसे हल करोगे, जो व्यवस्था बनेगी। सवाल तो कुछ भी बन सकता है, बैठे बैठे 1000 सवाल बना दूँ, आप बना दो बैठे बैठे कि एफ एक्स बराबर ई की घात एक्स प्लस साइन एक्स प्लस टेन एक्स, है ना। लेकिन बेसिक जो है वो बेसिक यही है कि एफ ए बराबर ए लेके चलेंगे, हल करेंगे, और हल करके ए बराबर बी अगर आ गया तो एक है, और नहीं आया तो नहीं।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। बात पूरी हो गई आगे की। इसके बाद आएगा नंबर 2, ऑन टू फंक्शन। ठीक, और जो इसको पूरा हिंदी प्रोनाउंस करके बताएगा, ठीक है, उसे बाद में डिसाइड करेंगे, बजट बहुत कम है। आच्छादक फलन, ठीक है, या आच्छादी भी बोलते हैं इसे, ठीक है, और अंग्रेजी में बहुत छोटा सा है ऑन टू फंक्शन, वो आप डिसाइड कर लो कैसे याद रखना है। ऑन टू फंक्शन होता क्या है, इसको आप समझिए। आप देख रहे हैं, आप इसको 2 1 इस तरह से मत लो कि 1 का मान 2 क्यों हो गया, इस तरह से मत लो। आप ये देखो कि इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, इसके तीनों अवयव और इसके तीनों अवयव, ना तो इसमें कोई खाली है तो फंक्शन तो है ही है, और इसमें भी कोई खाली नहीं। इसमें देखो, इसमें ही खाली था, तो इसका मतलब ये आच्छादी नहीं था, ये आच्छादी है, क्योंकि इसमें कोई भी फंक्शन खाली, मतलब कोई भी नंबर प्रांत में खाली नहीं है, परिसर में खाली नहीं। बाद वाली क्या होती है, परिसर, जिसे कोडोमेन कहते हैं। ठीक, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमने आपको बताया सहप्रांत। सहप्रांत क्या बताया कि भाई वो भी संख्याएं हो सकती हैं जो किसी की इमेज नहीं। परिसर क्या बताया, वही जो किसी ना किसी की इमेज है। प्रांत कौन है, जिसकी इमेज है। ये बात क्लियर है। अगर यहां पर कोई भी अवयव खाली नहीं है, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो सह प्रांत होगी वही क्या बन जाएगी, परिसर बन जाएगी। बस यही है मेन पॉइंट। जिसकी सह प्रांत परिसर के बराबर होती है वही होते हैं कौन, ऑन। ये कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स है। IIT मेन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों से पूछे जाते हैं, इतनी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से समझ लेना। तो अब ये सहप्रांत को हम क्या कहते हैं, कोडोमेन। कोडोमेन किसके बराबर हो जाएगा, कब होगी रेंज के बराबर, जब इसमें कोई अवयव खाली नहीं होगा। इसको चलो दूसरी भाषा में कहो, भाई हमारे देश में तो 21 भाषाएं बोली जाती है, 22 और पूरे विश्व में पता नहीं कितनी बोली जाती है। सब हालात में गणित पढ़ रहा है, मतलब गणित में एक ही होता है। अब इसको दूसरी भाषा में कह के देखते हैं। ठीक, हम ये भी कह सकते हैं कि एक की इमेज 2 बन रही है, या इसे ABC लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक की इमेज A बन रही है, B की, 2 की इमेज B बन रही है और 3 की इमेज C बन रही है। अब हम इसको घुमा के कहेंगे थोड़ा सा बात। हम ये कह रहे हैं कि ये जो परिसर है, इस परिसर में हमेशा ऐसे अवयव होंगे जो अवयव इन अवयवों की इमेज होंगे। यानी परिसर के जितने भी अवयव हैं वो प्रांत में किसी ना किसी अवयव की इमेज हैं। परिसर का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी ना किसी अवयव की इमेज होगी, प्रतिबिंब होगा। इसको प्रतिबिंब भी कहते हैं कि A जो है वो एक का प्रतिबिंब है। यहां से A जो है वो फलन fx के अंतर्गत एक का प्रतिबिंब है। ये हिंदी में बताई मैंने बात। हिंदी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं मैं कि भाई हिंदी में मुश्किल होता है, लेकिन हर भाषा में कुछ चीज़ें आसान होती हैं। ठीक है, हिंदी में 1000 क्या 1,00,000 अच्छाइयाँ हैं, लेकिन जब बात मैथमेटिक्स की आती है, ठीक है, तो बच्चों को थोड़ी अंग्रेजी ही पसंद आती है। वो मैं लिख के बताता हूँ ऐसा क्या। अगर मैं कहूँ इमेज ऑफ 1 is A अंडर fx, अब बता दो मैं क्या बोलना पसंद आएगा, है ना। और इसके कहने का मतलब है कि f1 बराबर है, और छोटा हो गया। बात तो एक ही है सारी। ये f1 बराबर 1 का मतलब भी तो यही है कि एक की फलन f के अंतर्गत इमेज जो है वो कितनी है, a है। या मैं एक और बात भी तो कह सकता हूँ, प्री इमेज ऑफ a is 1। क्यों भाई, तस्वीर शीशे में देख रहे हो आप, शीशे में आप दिख रहे हो, तो आप ये भी तो कह सकते हो मैं शीशे में दिख रहा हूँ,
दूसरा बच्चा आया, बोले ये तो तू ही दिख रहा है। क्यों? अगर वो आपकी इमेज है तो आप उस इमेज की क्या हो, प्री इमेज। ठीक है, अगर A1 इज इमेज वन इमेज ऑफ वन इज A, तो प्री इमेज ऑफ A इज 1। अब मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूं ऑन को, तो एवरी एलिमेंट इन रेंज हैव द प्री इमेज, यानी हर अवयव की कोई ना कोई प्री इमेज होगी। तो ऑन की मैं एक परिभाषा ये भी लिख सकता हूं, एवरी एलिमेंट इन रेंज हैव प्री इमेज। हिंदी में कह देते हैं परिसर के या सह प्रांत के प्रत्येक अवयव की प्री इमेज, ये तो हिंदी में लिखना पड़ेगा, ये ध्यान में हिंदी ध्यान में, प्री इमेज है तो fx क्या होगा, आच्छादक होगा या आच्छादक फलन होगा। दिमाग में बैठ गई बात? ये बहुत अच्छी बात है, बैठ जाए तो, वैसे आसानी से बैठती नहीं है। तुम लोग कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं। अब इसको भी तो थोड़ी ना कि हम ऐसे लिखेंगे बार बार, क्यों? दिमाग में दर्द होने लगता है, ये इसकी इमेज है, ये प्री इमेज है। इसके लिए भी मैथमेटिकल मॉडलिंग इसकी तरह, जैसे ये वाली बात हमने बताई खाली ऑन वन को प्रूव करने के लिए, ऑन टू को प्रूव करने के लिए आपको ये भाषा लिखनी होती है, फॉर एवरी y बिलोंग टू b। यानी अगर फंक्शन f कहाँ है, a से b में, तो इस शब्दावली का मतलब है कि b के अंदर जितने भी अवयव होंगे, क्योंकि जो फंक्शन है ये तो x होगा और ये क्या होगा, y, ये तो होगा fx को तो y कहते हैं भाई, x डालते हैं y निकल के आता है, ये तो बताया हमने। तो फॉर एवरी y बिलोंग टू b देयर एग्जिस्ट, कहीं ना कहीं एक x होगा, कहाँ पर, a। ये तो मतलब हुआ कि y में जो भी एलिमेंट है उसके लिए एग्जिस्ट करेगा a में कोई ना कोई। अगर मैं इसे y कह रहा हूँ, इसे x कह रहा हूँ, तो मतलब तो ये हुआ ना, फॉर एवरी y बिलोंग टू किसे, b को, देयर एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व है किसका, किसी ना किसी x का, कहाँ पर, a। ठीक है, यानी y के प्रत्येक अवयव के लिए, इसको अगर लिखें हिंदी में, अब मैं लिखूंगा नहीं, वो लिख दिया, y के मतलब b जो है दूसरा सेट, प्रत्येक y के लिए जो b में है, अस्तित्व है किसी ना किसी x का a में। तो जब आता है लिखने को, सिद्ध करो कि ये फलन ऑन टू है या ये फलन आच्छादक है, तो कुछ समझ में आए ना आए, इतना लिख दो, नंबर पूरे मिलते हैं। हम जब पढ़ते तो हमें भी यही बताया गया था, फॉर एवरी y बिलोंग टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू a। बात खत्म, चैप्टर क्लोज, आच्छादक हो गया। ठीक है, अब इस पर हम और विस्तार से बात करेंगे, बहरहाल तुम्हें ऑन टू समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है नंबर 3, बहु एक फलन। इसको इंग्लिश में कहते हैं मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या होता है, चित्र से समझ लो, ये a है, ये b है, ये 1 2 3 है, ये a है, ये b है, एक की इमेज b की है, एक्स्ट्रा भी हो सकती है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनी वन आच्छादक हो भी सकता है और आच्छादक नहीं भी हो सकता, लेकिन फलन जरूर होगा, इधर कुछ खाली नहीं बचेगा। एक एलिमेंट की एक ही इमेज बनेगी, बन रही है ना, एक की दो तो नहीं बन रही, लेकिन अगर दो एलिमेंट की एक ही इमेज बन जाए तो वो कहलाता है मैनी वन। जैसे यहाँ पर एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, तो ये हो गया 1 1। यहाँ दो एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, ये कैसा होगा, मैनी वन। MAN भाई, मैनी तो समझते हो ना, अरे समझते हो मैनी, समझ में नहीं आता, तुम तो समझ जाते हो, हम नहीं समझ पाते। चलो समझ में आ गई मैनी वन। ठीक, अब चौथा, अब इनकी आपस में इंटरमिक्सिंग, मैनी वन ऑन टू। मैनी वन ऑन टू कौन सा होगा, ये हटा दो, C 1 2 3 AB
मैनी वन है, दो की एक इमेज बन रही है, लेकिन कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, एवरी एलिमेंट हैव द प्री इमेज। कैसा हो गया ये? मैनी वन ऑन टू। ये कौन सा है? मैनी वन है, ऑन टू नहीं। वन वन है क्या? नहीं। तो यानी अगला एक ये भी आ सकता है पांचवा, मैनी वन 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 है। अब इसको हिंदी में अगर कहें तो बहु एक एक एक, ये तो कहेंगे बहु एक एक फलन। ठीक, तो ये कैसे बनेगा अभी? अच्छा, बहु एक एक तो हो ही नहीं सकता दुनिया में, है ना? ज्यादा समझदारी दिखा दी। मैनी वन ऑन टू हो गया, ये आएगा वन वन ऑन टू। वन वन ऑन टू कौन सा हुआ कि वन वन भी है और साथ साथ कुछ खाली भी नहीं है। ये वन वन ऑन टू नहीं है, क्योंकि वन वन तो है, चार रह गया, जो किसी ना तो किसी की इमेज है ना चार की कोई प्री इमेज। ठीक है, तो ये वन वन तो है लेकिन ऑन टू नहीं। यहाँ पर हर एलिमेंट की एक इमेज है और यहाँ कोई खाली भी नहीं है। एवरी एलिमेंट हैव द प्री इमेज, एवरी एलिमेंट हैव इमेज, फंक्शन की डेफिनेशन है। एवरी एलिमेंट हैव प्री इमेज इन द कोडोमेन, ये किसकी डेफिनेशन हो गई? ऑन टू की। तो ये वन वन भी है और साथ साथ ऑन टू। ये सब समझ में आ गया? अब जो वन वन है और ऑन टू है उसके लिए वन वन की कंडीशन भी सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी आपको और ऑन टू की कंडीशन भी सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। अगर हम इनवर्स फंक्शन निकालना सीखेंगे, ठीक है, इनवर्स उसी का निकलेगा जो फंक्शन, अब मान लो इसका इनवर्स निकालने की कोशिश करें, इनवर्स फंक्शन होगा क्या? पहले ये समझ लो, इनवर्स तो बाद में निकालें, पहले समझ लें कि इनवर्स फंक्शन होता क्या है। अगर f एक फंक्शन है कहाँ? a से b में, तो f का प्रतिलोम फलन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इनवर्स फंक्शन, f इनवर्स होगा। अब f इनवर्स का मतलब ये नहीं कि 1/f हो जाएगा, f का प्रतिलोम फलन f इनवर्स होगा। तो f इनवर्स का मतलब 1/f नहीं है, f इनवर्स -1 ये दर्शा रहा है कि ये प्रतिलोम फलन है। प्रतिलोम क्या होगा? अगर f एक फंक्शन है कहाँ? a से b में, तो f इनवर्स जो है वो फंक्शन होगा b से। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले लेंगे, f ले लिया हमने 1,1 2,3 4, अब f इनवर्स निकालें 1,1 3,2 और 3, ये f है और ये क्या है? f इनवर्स। लेकिन क्या ये फलन है? नहीं, क्योंकि 3 की इमेज 2 भी है और 3 की इमेज 4 भी है, तो ये फलन नहीं है। यानी हर फलन का इनवर्स फंक्शन नहीं निकल सकता, किसी का निकल सकता है, किसी का नहीं निकल सकता। निकलेगा किसका? उसी का निकलेगा। पहली बात तो ये है कि जब हम b से a में निकाल रहे हैं f इनवर्स, तो फिर b में कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जो खाली हो या जिसकी प्री इमेज ना हो। तो इसका मतलब f अगर ऑन टू है तभी तो ऐसा होगा कि यहाँ पे कोई भी अवयव खाली नहीं होगा। तो किसी भी अवयव की किसी भी फंक्शन की इमेज इनवर्स निकालने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो फंक्शन कैसा होना चाहिए? ऑन टू होना चाहिए। नंबर 1 बात आ गई। ठीक, दूसरी चीज़, जैसे हमने यहाँ देखा कि 2 की इमेज 3 थी और 4 की इमेज 2 थी। अगर मैं इसका चित्र बनाऊँ तो ये तो बनेगा 1 2 3 और 1 3, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 3 और ये 4 था, 4 की इमेज 3। तो ये 1 1 नहीं है। जैसे 1 1 नहीं है, मैंने निकाला, सारा सिस्टम बिगड़ गया। इसका मतलब केवल और केवल इनवर्स फंक्शन उन्हीं फंक्शन का निकल सकता है जो कैसे होंगे? 1 1 एंड ऑन। अब समझिए कंडीशन में क्यों आता है ये?
कितने क्वेश्चन बन जाएंगे? चेक कि इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट, 1 1 चेक कर लिया, वहीं खत्म हो गया। अब पता लगा फंक्शन 1 1 है और साथ साथ ऑन टू नहीं है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसने आपको प्रांत दे दी और चेक करने कह दिया, मतलब उसने परिसर दे दिया आपको, अब चेक करने कह दिया कि मान लो दे दिया उन्हें 0 से लेकर और 50 तक, और फंक्शन चेक करवा रहा है 0 से 10 में चेक करके बताओ। ठीक है, अब पता लगा 10 से आगे अगर जाना है, मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ fx बराबर अंडर रूट x माइनस 10 या 10 माइनस एक्स, तो अगर हम 10 से आगे जा रहे हैं यानी x की वैल्यू 10 से ज़्यादा होगी तो अंडर रूट में निगेटिव आ जाएगा, तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा, इसका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, वर्गमूल ऋणात्मक आ ही नहीं सकता वास्तविक संख्याओं के लिए, क्योंकि हम जो स्टडी करेंगे वो रियल फंक्शंस की करेंगे जिनकी रियल वैल्यू होगी। इसका मतलब ये जो है केवल और केवल फंक्शन होगा 0 से 10 के बीच में। ठीक है, अब वो क्वेश्चन आपसे 0 से मान लो उसने 11 लिख दिया और कह दिया कि चेक इट इज 1 1 और नॉट, ऑन टू और नॉट, तुम अपना लगाए पड़ो सारा हिसाब किताब, ये वाली बात सोची नहीं, गलत हो गया। ठीक है, अब आप थॉरोली स्टडी फंक्शन की इंटरनेट से पढ़ो, ये जो हमने पढ़ा दिया उसको पढ़ो। जब आपका फंक्शन स्ट्रांग हो जाएगा तो आप समझ लीजिए अब आप उस स्टेज में कदम रख रहे हैं जिस स्टेज में आप मैथमेटिक्स को 12th की समझने की स्थिति में आओगे। अगर फंक्शन समझ में आया तो मैथमेटिक्स समझोगे, समझ में नहीं आया तो मैथमेटिक्स रटोगे। हम भी उसी हिसाब से पढ़ाएंगे, हम समझ जाएंगे कि आप किस हिसाब से समझ रहे हो। सवाल करना एक अलग मुद्दा होता है, अब जो पेपर बोर्ड का आ रहा है वो सब कंपटीशन लेवल पे आ रहा है, मतलब आप अब ऐसे काम नहीं चलेगा हल्के फुल्के में, आपको हर चीज़ समझ कर चलनी पड़ेगी। ठीक, चलो अब आप इतना देखना।